जय हिंद दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का यूपीएससी हिंदी के इस प्री बूस्टर सीरीज में स्वागत करता हूं। दोस्तों यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के पेपर में ध्यान रखिएगा आप लोग, सेंसस से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। अगर मैं आपको हर वर्ष का एक एवरेज बताऊं तो हर वर्ष 3 से 4 प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि जनगणना से पूछे जाते हैं। क्योंकि भारत में जो रिसेंट में जनगणना हुई थी, जिसका डाटा हमारे पास अवेलेबल है, वो जनगणना 2011 की है। भारत में हर 10 वर्ष पे जनगणना होने का एक प्रावधान है, लेकिन 2021 में जो जनगणना होने वाली थी, कोविड के कारण से वो जनगणना वहां पर हुई नहीं और इसलिए उस जनगणना को भी 2023 के एंड तक टाल दिया गया है। तो हमारे पास जो लेटेस्ट डाटा है वो 2011 का जनगणना का डाटा हमारे पास अवेलेबल है। तो हम लोग को करना क्या है भाई, क्योंकि यूपी पीसीएस के पेपर में हर वर्ष यहां से प्रश्न आते ही आते हैं, तो आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग उस जनगणना के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहां पर कंप्लीट करेंगे। ध्यान रखिएगा, इस पूरी टॉपिक से, इस पूरी क्लास से प्रश्न आएंगे ही आएंगे और जनगणना आपने इससे पहले पढ़ा भी होगा। मैं यहां पर कोई नया डाटा, कोई नया फैक्ट नहीं बताने वाला हूं, लेकिन उस जनगणना के आंकड़ों को कैसे याद करना है और कैसे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए, देखिए प्रश्न का सैंपल ही मेरे पास है, कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए उन प्रश्नों पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे और उनके थ्रू सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को यहां पर याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को, ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप सबकी कड़ी मेहनत के पश्चात भारत आज नंबर 1 पर पहुंच चुका है। किस चीज में भाई, तो कल ही, ध्यान रखिए, कल ही यूएनएफपीए की एक रिपोर्ट आया, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर द पॉपुलेशन, ठीक है, इसकी एक संस्थान है यूएन की, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया। रिपोर्ट का नाम क्या था? द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। ठीक है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है ये 2023 की रिसेंट में रिपोर्ट जारी किया गया, इसका डाटा कल ही हमारे पास अवेलेबल हुआ। इस रिपोर्ट के अनुसार, ध्यान रखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार जो हमारा भारत है वो आप सबकी कड़ी मेहनत के पश्चात आज पूरे विश्व में जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पर पहुंच चुका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत नंबर 1 पर यहां पर पहुंच चुका है और अभी भारत में जो कुल जनसंख्या है, जो कुल पॉपुलेशन है, उसकी संख्या 142.86 करोड़ यहां पर है। ठीक है, 142.86 करोड़ जनसंख्या भारत में निवास करती है। ध्यान रखिएगा इस बात को आप लोग। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो चाइना है दोस्तों, चाइना सेकंड पोजीशन पर विद्यमान है। हमने चाइना को भी यहां पर पीछे छोड़ दिया है और चाइना हमसे थोड़ा मोड़ा पीछे नहीं है, वो हमसे करीब 29 लाख जनसंख्या के मामले में हमसे पीछे चल रहा है और भारत यहां पर नंबर 1 पर बैठ चुका है। ध्यान रखिएगा, ये रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन फंड फॉर द पॉपुलेशन की एक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के अंतर्गत द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट यहां पर जारी किया गया था। ठीक है, और ये रिपोर्ट बताती है कि भारत नंबर 1 पर पहुंच चुका है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में जो प्रश्न आएगा, अगर एग्जाम में प्रश्न में ये बात सिंपल तौर पर कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार क्या आंकड़े हैं, तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको जनगणना 2011 का प्रयोग करना है। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना कि यूएनएफपीए क्या आंकड़ा देता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप ध्यान दोगे तो भारत में एक और रिपोर्ट होती है, ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट कराई जाती है। 5वीं रिपोर्ट का आंकड़ा हमारे पास अवेलेबल है। वो रिपोर्ट भी जनगणना के संदर्भ में कुछ कुछ आंकड़े वहां पर देती है, लेकिन अगर एग्जाम में, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, अगर एग्जाम में प्रश्न में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि सेंसस 2011 के अनुसार, तो आपको उसका आंसर उसके अकॉर्डिंग देना है, अन्य किसी रिपोर्ट का सहारा नहीं लेना है। हाँ, प्रश्न ये बन सकता है एग्जाम में, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट कौन जारी करता है? जारी कौन करता है? इसका नाम है यूएनएफपीए, जो कि यूनाइटेड नेशन की एक निकाय है। ध्यान नहीं रखिएगा, इस रिपोर्ट के अंतर्गत, ठीक है, इस रिपोर्ट के अंतर्गत 2023 की यहां पर एक थीम भी जारी किया गया। ठीक है, वो थीम क्या है, ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, क्लास स्टार्ट होने से पहले ही मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दे दिया कि 2023 की इस रिपोर्ट की जो थीम है, एक बार वो थीम आप लोग देख लेना। एग्जाम में प्रश्न उससे भी बन सकता है, प्रीवियस ईयर में प्रश्न बना हुआ है। मैं जब आप लोगों को प्रश्नों का सैंपल दिखाऊंगा तो प्रश्न वहां पर दिखाऊंगा। पॉइंट क्लियर? ये रिपोर्ट कहती है कि पूरे विश्व में जो टोटल जनसंख्या है वो करीब 800 करोड़ के अराउंड पहुंच चुकी है, जिसमें से कि 142.86 करोड़ जनसंख्या भारत में निवास करती है। ये पूरा आंकड़ा यहां पर आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, अच्छा, ये तो बेसिक आंकड़ा था, इस आंकड़े को यहां पर हम लोग स्किप करते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने मेन डाटा पर, जिसके लिए क्लास यहां पर स्टार्ट किया गया था। ठीक है, देखो भाई, भारत जो है पूरे विश्व का 2.4% लैंड, जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, वो कवर करता है
और इस 2.4% क्षेत्रफल में पूरे विश्व की करीब 17.5% जनसंख्या निवास करती है। किस आंकड़े के अनुसार? अब से हम लोग जिस भी आंकड़े का प्रयोग करेंगे वो सेंसस 2011 का आंकड़ा रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो सेंसस 2011 के अनुसार 2.4% भूमि पर विश्व के 17.5% जनसंख्या निवास करती है। एक प्रश्न यहां पर ये बन सकता है। इसके अलावा क्या भारत में, ठीक है, जो जनसंख्या हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो प्रत्येक 10 वर्ष पर कैलकुलेट करने वाली यहां पर जनसंख्या होती है। हम लोग 10 वर्ष पर जनसंख्या को यहां पर देखते हैं। ध्यान रखिएगा जो 2011 की जनगणना है वो भारत की 15वीं जनगणना है, ठीक है। भारत की 50th सेंसस है, भारत का 15वां जनगणना है। और अगर मैं स्वतंत्र भारत की बात करूं, ठीक है, इंडिपेंडेंट भारत की ये 7वीं जनगणना है। आपको कहेगा सर 2011 का आंकड़ा हमने याद कर लिया, क्या 2022 का भी आंकड़ा याद करें? याद क्यों करना है? अगर आपको पता है कि 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी पूरे भारत की, तो जो 2021 की जनगणना होगी वो 16वीं जनगणना होगी और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ एक डाटा याद करिए कि 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की इंडिपेंडेंट इंडिया की 7वीं जनगणना, 7वीं सेंसस यहां पर ये था। इस सेंसस की जो थीम थी 2011 की, जो थीम थी वो थीम थी अवर सेंसस अवर फ्यूचर। ये बता रखिएगा, थीम बड़ी इंटरेस्टिंग थी, अवर सेंसस अवर फ्यूचर। इस थीम को यहां पर दिया गया था, ठीक है। और इस थीम के अंतर्गत हमने जनगणना को कैलकुलेट किया था। ये जनगणना कहती है कि भारत का जो डिकेडियल ग्रोथ रेट था, भारत का जो दशकीय वृद्धि दर था वो था 17.7%, ठीक है। 17.7% की डिकेडियल ग्रोथ रेट थे, दशकीय वृद्धि दर से हम भारत में जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी। ये आंकड़ा यहां पर दिया गया था, ठीक है। याद करना, इससे प्रीवियस ईयर प्रश्न बना हुआ है। आज की क्लास में मैं जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को बता रहा हूं उन सबसे एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है, तो पूरी की पूरी फैक्ट ध्यान में रखना। हाँ, इस क्लास की जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ होगा वो पीडीएफ में आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा और क्लास के पहले प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि क्लास के थ्रू अगर आप लोगों को आवश्यकता पड़े तो आप लोग प्रिंट आउट निकाल सकते हो और वहीं पर बीच में इस पर चीजों को नोट कर सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा भारत में जो एनुअल जनसंख्या वृद्धि दर है, जो वार्षिकी जनसंख्या वृद्धि दर है, उसका आंकड़ा कहता है 1.64%, ठीक है, 1.64% ये एवरेज वार्षिक वृद्धि दर है। इसको भी यहां पर आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। तो दो आंकड़ा आपने देखा, 2001 से लेकर के 2011 के मध्य में जो जनसंख्या की डिकेडियल ग्रोथ रेट था, जो दशकीय वृद्धि दर था वो 17.7% था और जो वार्षिक वृद्धि दर था वो 1.64% था, ठीक है। ये दो पॉइंट आप लोग यहां पर ध्यान में रखना। भारत के पूरे सेंसस में अगर मैं आपको एक हिस्टोरियल बैकग्राउंड से बेसिक इंफॉर्मेशन दूं तो भारत की जो पहली जनगणना थी, ठीक है, भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो, ठीक है, मेयो के शासनकाल में किया गया था। और ध्यान रखना ये पहली जनगणना थी, लेकिन ये पहली एक क्रमानुसार वाली जनगणना नहीं थी। भारत की जो पहला रेगुलर सेंसस था वो 1881 में किया गया था, ठीक है। भारत का जो पहला रेगुलर सेंसस था वो 1881 में किया गया था। किसके टाइम पे? रिपन के टाइम पर, ठीक है, लॉर्ड रिपन, आप लोगों का नाम ध्यान में होगा, रिपन महोदय का। रिपन महोदय का नाम बेहद इंपॉर्टेंट है, उन्होंने हिस्ट्री में बहुत सारे काम किए भारत के संदर्भ में, ठीक है। तो 1872 में भारत की पहली जनगणना हुई थी, जो कि एक रेगुलर जनगणना नहीं थी, रेगुलर सेंसस नहीं था। यह जनगणना मेयो के शासनकाल में हुआ था और 1881 में भारत का पहला रेगुलर सेंसस किया गया था, जो कि रिपन के शासनकाल में था। ये दो पॉइंट यहां पर आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। भारत में जो जनगणना कराई जाती है वर्तमान में, उसके लिए 1948 में 1948 में एक अधिनियम लेकर के आया गया था और उस अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ जो होम अफेयर्स है, उसके अंतर्गत ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत एक महारजिस्ट्रार जनगणना का ऑफिस है और वही ऑफिस भारत में पूरे सेंसस को कैलकुलेट कराता है, ठीक है। तो भारत में जनगणना का जो नोडल मंत्रालय है वो गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है और इसके अंतर्गत एक महारजिस्ट्रार का ऑफिस आता है जो कि जनगणना को कैलकुलेट करता है, ठीक है। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, एक बेसिक इंफॉर्मेशन यहां पर आप लोग और ध्यान में रखना, 7 शेड्यूल के अंतर्गत, संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के 7 शेड्यूल के अंतर्गत, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत भारत में जो जनगणना होती है, ठीक है, वो सेंट्रल सूची का विषय, वो संघ सूची का विषय है। आर्टिकल नंबर 246 ये बात को कहता है, ठीक है, ध्यान रखना। आर्टिकल 246 की 7 शेड्यूल के अंतर्गत भारत में जो सेंसस कराई जाती है, जनगणना कैलकुलेट की जाती है, वो संघ सूची का एक विषय है। इस बात को ध्यान में रखना, एग्जाम में प्रश्न यहां से भी बनता है, ठीक है। पॉइंट क्लियर आप लोगों का। अब कुछ पॉइंट यहां पर आप लोग और ध्यान में रखना, ठीक है। ध्यान में ये रखना कि कई बार एक ऐसा प्रश्न बनता है
कि भारत में जनगणना तो बढ़ रही है। अब मैं देखूं तो 2022 में ही यूपीपीसीएस की परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है। हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है, सही बात है, और उस जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे एफर्ट्स कर रही है, आपको पता भी है और हमको ये पता है कि जनगणना को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे जागरूकता अभियान चला रही है। ठीक है, आपने वो पंचायत सीरीज देखा होगा कि 2 बच्चे हैं मीठी खीर और तीसरी है बवासीर, समथिंग करके स्लोगन भी वहां पर आपने देखा था पंचायत की सीरीज के अंतर्गत। तो गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है, बात समझना आप लोग। लेकिन यहां पर एक टर्म आता है डेमोग्राफिक डिविडेंड का, कि जनसंख्या जो बढ़ रही होती है उसमें हमारे पास जनसंख्या का ऐसा वर्ग होता है जो कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होता है, जो कि हमारे लिए एक अवसर होता है। वो कौन होता है भाई? तो डेमोग्राफिक डिविडेंड से मेरा मतलब यह है कि 15 से 59, ठीक है, 15 से 59 एज ग्रुप के जो लोग होते हैं इनको हम लोग कहते हैं वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है, कार्यशील जनसंख्या, और इन्हीं को डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है। 2022 के पीसीएस परीक्षा में यही प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न ही यही था कि जनसांख्यिकीय लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड से आप क्या समझते हैं, और 4 विकल्प वहां पर दिया था, 4 एज ग्रुप दिया हुआ था। तो ये एज ग्रुप वो एज ग्रुप होगा जो कि वर्किंग पॉपुलेशन होगा, जो कि आपका कार्यशील जनसंख्या होगी। ठीक है, तो 15 से लेकर के 59 एज ग्रुप के लोग यहां पर शामिल होते हैं। बेसिक पॉइंट्स क्लियर हो गया आप लोगों का? ठीक है, जितना बेसिक पॉइंट था वो आप लोग क्लियर हो गया। ध्यान रखना एक पॉइंट यहां पर ध्यान रखो कि भारत में जो 1921 का सेंसस था उसको हम लोग ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहते हैं, महान विभाजक वर्ष कहते हैं, क्योंकि वहां पर जनगणना में बहुत तेजी से कमी आया था, क्योंकि उस समय बहुत सारे फेमाइन, बहुत सारे अकाल पड़ रहे थे। ठीक है, इस वजह से वहां पर सेंसस के ग्रोथ रेट में डिक्रीज हुआ था और ग्रोथ जनसंख्या कम भी हुई थी। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग महान विभाजक वर्ष के तौर पर जानते हैं। ठीक है, 1921 का वो ईयर होता है। ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियर हो गए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक चीजों को समझने के लिए। देखो ये जो पूरी वीडियो है, दिस वीडियो इज द पार्ट ऑफ द प्री बूस्टर सीरीज। ठीक है, प्री बूस्टर सीरीज आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जरूर देखना। उसमें मैं आप लोगों को मिसलेनियस टॉपिक्स वहां पर कंप्लीट करा रहा हूं। एग्जाम में जो प्रश्न मिसलेनियस टॉपिक्स आते हैं ना, वो प्रश्न यहां पर आप लोग जरूर फंसेंगे। ठीक है, चलो भाई अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात यहां पर करते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखो भारत की अगर हम 2011 की जनगणना के कुछ आंकड़े आप लोगों को बताएं तो आंकड़े ध्यान रखना। पूरी पॉपुलेशन के क्रम में, ठीक है, जनसंख्या के क्रम में स्टेट वाइज आंकड़ा मैं आप लोगों को दे रहा हूं। ठीक है, स्टेट वाइज आंकड़ा दे रहा हूं, याद कर लेना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यूपी स्पेशल सेंसस के कुछ डाटा देखेंगे। पहले हम लोग इंडिया लेवल पर कुछ डाटा यहां पर नोट करते हैं। जनसंख्या के दृष्टिकोण से पूरे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या कहां पर है, वो आपकी है सिक्किम में। ठीक है, तो आप लोगों को 2 डाटा यहां पर याद करना है, एक सबसे अधिक और एक सबसे कम। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है, और सबसे कम जनसंख्या कहां पर है, सिक्किम में। यूपी में जनसंख्या इतनी ज्यादा है, आपको अगर मैं आपको आइडिया दूं तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो यूपी है हमारा, वो पूरे भारत में 4th स्टेज पर आता है। ठीक है, एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो 4था राज्य बनता है, लेकिन जनसंख्या के दृष्टिकोण से ये पहला राज्य बनता है। पूरे भारत की जनसंख्या का 16.51% जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश में निवास करती है। अगर मैं पूरे विश्व में, ठीक है, एक क्रम आपको बताऊं तो सबसे नंबर 1 पर चाइना आएगा। ध्यान रखना, ये जो मैं आप लोगों को आंकड़ा दे रहा हूं ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग आंकड़ा है। ठीक है, चाइना नंबर 1 पर आएगा, भारत नंबर 2 पर आएगा। ठीक है, अभी हालांकि भारत नंबर 1 पर आ चुका है, जो अभी यूएनएफपीए की रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत नंबर 1 पर आ चुका है। ठीक है, 29 लाख पॉपुलेशन भारत की ज्यादा यहां पर है। ठीक है, लेकिन 2011 का जो क्रम मैं आप लोग बता रहा हूं, चाइना नंबर 1 पर, भारत नंबर 2 पर, उसके बाद आपका अमेरिका आता है, फिर आपका इंडोनेशिया यहां पर आता है, और 5th नंबर पर, ध्यान रखना पूरे विश्व में अगर हम यूपी को एक देश माने तो 5th नंबर पर हमारे यूपी की जनसंख्या आती है। हमारा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत सारे देशों की जनसंख्या से अधिक है यहां पर। ठीक है, ये एक आंकड़ा है कि यूपी पूरे विश्व में 5वें नंबर पर जनसंख्या के दृष्टिकोण से आता है। इसको भी यहां पर आप लोग ध्यान रख सकते हो। ठीक है, पूरे यूपी में कितने डिस्ट्रिक्ट है, 75 डिस्ट्रिक्ट है, 75 जिले हैं। 75 जिलों के अकॉर्डिंग ये एक क्रम बनता है। ठीक है, तो पहला जो आपने यहां पर आंकड़ा देखा वो जनसंख्या के दृष्टिकोण से आंकड़ा देखा। अगला जो आंकड़ा मैं आप लोग को बता रहा हूं वो पॉपुलेशन डेंसिटी के क्रम में बता रहा हूं। ठीक है, जनसंख्या घनत्व के क्रम में बता रहा हूं। जनसंख्या घनत्व के क्रम में ध्यान रखना बिहार नंबर 1 पर है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां पर है, वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जो क्या है, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहां पर है, बिहार में। याद करना बेहद सिंपल है, बिहार
राज्य ही ऐसा है, ठीक है, वहां पर डेवलपमेंट बेहद कम है, वहां पर जनसंख्या क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। अरुणाचल प्रदेश का स्टेट कहां पर है, वो स्टेट बॉर्डर एरिया पर है, भारत चाइना के बॉर्डर एरिया पर, ठीक है, पर्वतीय इलाके हैं, बर्फ जमे रहते हैं उस रीजन में, ठीक है, डेंसिटी जो होगी, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो होगी वो बेहद कम है। तो बिहार और अरुणाचल प्रदेश, ये एक आंकड़ा ध्यान रखना, जनसंख्या के दृष्टिकोण से सिक्किम सबसे कम जनसंख्या निवास करता है और यूपी में सबसे अधिक जनसंख्या रहती है, ये भी एक पॉइंट यहां पर आप लोग ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा देखो भाई, अगर मैं आप लोगों को सेक्स रेशियो बताऊं, ठीक है, लिंगानुपात बताऊं, तो लिंगानुपात के क्रम में, ठीक है, केरल नंबर 1 पर है। केरल का जो हेल्थ कंडीशन है बेहद अच्छा, वहां पर डेवलपमेंट बहुत बड़े लेवल पर किया गया है, ठीक है, और केरल सबसे अधिक सेक्स रेशियो को अपने भारत में, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको केरल का आंकड़ा एक क्रम में और दूं, अगर मैं आपको केरल का आंकड़ा लिटरेसी रेट या फिर साक्षरता दर में भी दूं यहां पर, तो साक्षरता दर में भी केरल जो है वो नंबर 1 पर आता है, क्योंकि देखो आप सोशल जो डेवलपमेंट किया गया है पूरे भारत में, सबसे अधिक डेवलपमेंट केरल में देखने को मिलता है। केरल में सेक्स रेशियो भी बहुत अच्छा है, केरल में साक्षरता दर भी बहुत अच्छी है, और केरल में स्वास्थ्य रेट जो है, जो हेल्थ रेट है वो भी बहुत अच्छा यहां पर होता है। तो केरल नंबर 1 पर इन दोनों कैटेगरी में रहेगा। अब देखो सेक्स रेशियो सबसे कम कहां पर होगा, आप लोगों को पता है भाई, ठीक है, हरियाणा। पिछले 5 सालों के पेपर में 3 बार ये प्रश्न पूछा गया है कि ध्यान रखना, मैं आप लोगों को आंकड़ा दे रहा हूं, आंकड़ा बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ताकि आप लोग ये बात समझ में आए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने को कहा क्यों जाता है। हरियाणा पर 3 बार प्रश्न पूछा गया, 3 बार प्रश्न यही रहा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम सेक्स रेशियो विद्यमान है, और वहां पर हरियाणा विकल्प दिया गया। या तो हरियाणा वालों से यूपी वालों की कुछ खुन्नस रहता होगा, इसलिए पेपर में बार बार ये नाम डाल देते हैं, ठीक है, या फिर जो भी रीजन है, लेकिन हरियाणा पर यह प्रश्न 3 बार पूछा गया है। ध्यान रखना, हरियाणा में सेक्स रेशियो सबसे कम है। यहां पर आप सुनते भी होंगे, ठीक है, खाप पंचायत बैठती है, लड़कियों को फ्रीडम नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें। हालांकि हरियाणा से एक मिस इंडिया निकली थी, ठीक है, मानसी छुल्लर या छिल्लर समथिंग उनका नाम था, नाम मुझे कुछ कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है, 2 साल पहले की बात है। लेकिन बात समझना, केरल में सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है, हरियाणा में सेक्स रेशियो सबसे कम है। साक्षरता दर कहां पर सबसे ज्यादा है, तो केरल में, और सबसे कम कहां पर होगा, बिहार, ठीक है। तो ये कुछ एक बेसिक फैक्ट्स हैं, ध्यान रखना, ये कुछ ऐसे बेसिक फैक्ट्स हैं जो कि आप लोगों को पता होने ही चाहिए, ठीक है। जनसंख्या यूपी और सिक्किम सबसे अधिक सबसे कम, डेंसिटी बिहार अरुणाचल प्रदेश, सेक्स रेशियो केरल हरियाणा, साक्षरता दर केरल और बिहार, ये क्रम तो आप लोग यहां पर याद कर ही लेना। अब देखो, मैं यहां पर आप लोगों को ना कुछ पॉइंट्स और बता रहा हूं जिसको कि आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यहां से भी प्रश्न कई बार एग्जाम में बन सकता है। प्रश्न क्या बन सकता है भाई, बहुत यूनिक पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान रखना, फिर हम लोग यूपी स्पेशल वाले पॉइंट पर जाएंगे, ठीक है। 2021 का जो सेंसस होने वाला है, हालांकि 2023 तक वो स्टार्ट होगा, ठीक है, उस सेंसस में जो कुछ यूनिक बातें होंगी, पहली बार, ठीक है, फर्स्ट टाइम पर यहाँ पर मोबाइल का प्रयोग करके हम लोग सारे डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्मेट में कलेक्ट कर रहे हैं, एक सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये रहेगी। और दूसरी बात, पहली बार, ठीक है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, ठीक है, ट्रांसजेंडर समुदाय को यहाँ पर इस जनगणना में शामिल किया जा रहा है। पहले क्या था, पहले ट्रांसजेंडर समुदाय को हम लोग एक लिंग मानते ही नहीं थे, अलग जेंडर मानते ही नहीं थे, हम सिर्फ फीमेल और मेल का ऑप्शन देते थे। 2014 में एक बहुत फेमस डिसीजन आता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट डिसीजन कहती है कि ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर के तौर पर हम लोग स्वीकार करेंगे। तो इस सेंसस के अकॉर्डिंग, इस सेंसस में पहली बार ट्रांसजेंडर को यहां पर शामिल किया जाएगा। ये बात भी आप लोग ध्यान में रखना। 2021 के सेंसस में कुछ विशेष बातें हैं। 2021 के संसद की अगर मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं, तो 2011 का जो जनगणना है, वो जनगणना भारत में पहली बार सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के लिए जाना जाता है, ठीक है, सबसे पहली बार यहां पर सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। भारत की 15वीं जनगणना जो कि 2011 में कराई गई थी, वो जनगणना भारत की पहली सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना के तौर पर स्वीकार की जाती है। हालांकि वो रिपोर्ट पब्लिश कभी नहीं हुआ, लेकिन वो इंपॉर्टेंट डाटा है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग वहां पर ध्यान में रखना। अब देखो भाई, अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं यूपी के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, ठीक है। देखो भाई, यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये जो 2 पेज है, ये 2 पेज बीच में मैंने आप लोगों के ऐड किए हुए, वो भारत के जनगणना के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट डाटा बता रहे थे, ठीक है। देखो भाई, ये पीडीएफ मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, एकदम आराम से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, प्रिंट करा लेना और अपने पास रख लेना। कह रहा कि यूपी की जो कुल जनसंख्या है, ठीक है, वो कितनी है भाई, यूपी की कुल जनसंख्या करीब 20 करोड़ के अराउंड यहां पर है, ठीक है। एक तो पॉइंट आप लोग ये नोट कर लो कि 20 करोड़ के अराउंड पूरे यूपी में जनसंख्या निवास करती है, जो कि पूरे भारत की जनगणना का 16.5% यहां पर है, ठीक है। 16.5%, ये मैंने आंकड़ा आप लोगों को दिया है अभी, ठीक है, नोट करना भाई, ये सब आंकड़े पर प्रश्न बनेगा। अब ये याद करने मत बैठ जाना कि 19 करोड़ 98 लाख 12,341 जनसंख्या निवास करते, नहीं,
ऑन अराउंड 20 करोड़ जनसंख्या भारत के यूपी राज्य में रहती है, जो कि सबसे ज्यादा जनसंख्या है। पूरे भारत का 16.51% जनसंख्या यूपी में रहती है। ये आंकड़ा आप लोग को यहां पर ध्यान में रखना है, ठीक है। पॉइंट क्लियर। अब देखो भाई, अगर हम यूपी में मेल और फीमेल रेशियो की बात बताएं तो पूरे राज्य के अंतर्गत जो पुरुषों का प्रतिशत है वो करीब 52% है और जो महिलाओं का प्रतिशत है वो करीब 48% है, ठीक है। तो यहां पर जो मेल का रेशियो है फीमेल की परसेंटेज से ज्यादा है। एक इस आंकड़े को भी आप लोग यहां पर नोट कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, यूपी में जो ग्रामीण समुदाय है, जो रूरल क्षेत्र है, जो रूरल आबादी है, उनका प्रतिशत करीब 78% यहां पर है और 22% हम अर्बन पॉपुलेशन के साथ यूपी में रहते हैं, ठीक है। पूरे उत्तर प्रदेश में जो नगरीय जनसंख्या है उसका रेशियो 22% है और सबसे ज्यादा जो ग्रामीण जनसंख्या भारत में यूपी में रहती है वो 78% के रेशियो में यहां पर रहती है, ठीक है। तो दो डाटा आप लोगों को याद करना है, ठीक है। एक, राज्य में पुरुषों की जो जनसंख्या है वो ज्यादा होगी, आप लोगों को पता भी है, ठीक है। राज्य में ग्रामीण आबादी क्या होगी, ज्यादा होगी, ये भी बात आप लोगों को पता है, ठीक है। तो एक आंकड़ा आप लोग ये डिफरेंस यहां पर देख सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से स्टार्ट होता है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि पूरे राज्य में, ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या किस डिस्ट्रिक्ट की है, किस जिले की है, यह प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है, ठीक है। तो याद करना बेहद ईजी है। बताओ किस जिले के अंतर्गत, ठीक है, गोली और बम का प्रयोग कर जनसंख्या कम करने का प्रयास किया जा रहा है? प्रयागराज, ठीक है। प्रयागराज बड़ा न्यूज में रहा है इस समय। तो आप देखो प्रयागराज जो है, ठीक है भाई, दिल पर मत लेना प्रयागराज वालों, ठीक है। मैं बस याद कराने का आप लोगों को तरीका बता रहा हूं। अभी न्यूज में था ना कि बम का प्रयोग करके जनसंख्या कम की जा रही थी वहां पर, ठीक है। फिर सरकार ने कहा कि थोड़ा जनसंख्या मैं भी कम कर देता हूं, तो 4-5 लोगों को मैंने भी देख लिया वहां पर गवर्नमेंट ने। तो सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो प्रयागराज में है। एक पॉइंट आप लोग इसको याद करना। अब यहां पर जो आप लोगों को काम करना है, यहां पर आप लोगों को ना ये पूरा क्रम नहीं याद करना है, सिर्फ सबसे अधिक और सबसे कम याद करो। सबसे अधिक जनसंख्या प्रयागराज में, सबसे कम कहां पर है? महोबा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। महोबा जिला में सबसे न्यूनतम जनसंख्या यूपी की रहती है। एक पॉइंट यहां पर ये याद कर लेना, ठीक है। अब देखो, किस जिले में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी रहती है? तो सबसे अधिक ग्रामीण आबादी कहां पर है? प्रयागराज में है, ठीक है। सबसे अधिक ग्रामीण आबादी प्रयागराज में है और सबसे कम ग्रामीण आबादी कहां पर है? तो वो गौतम बुद्ध नगर में है, ठीक है। तो प्रयागराज और गौतम बुद्ध नगर, एक क्रम आप लोग को याद रखना है। देखो, दो क्रम मैंने आप लोगों को बताया। सबसे अधिक जनसंख्या यूपी में कहां पर है? प्रयागराज में। सबसे कम कहां पर है? महोबा में। सबसे अधिक ग्रामीण आबादी, रूरल पॉपुलेशन कहां पर है? तो प्रयागराज में है। और सबसे कम ग्रामीण आबादी कहां पर? तो गौतम बुद्ध नगर में। सबसे अधिक अर्बन पॉपुलेशन कहां पर है? तो वो गाजियाबाद में है। और सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन कहां पर है? श्रावस्ती में है, ठीक है। ये क्रम याद रखना, ठीक है। ये मैं आप लोगों को क्रम जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, यहां पर हम लोग परसेंटेज की बात नहीं कर रहे हैं। ये पॉइंट क्लियर रखना, ठीक है। अब दो आंकड़े यहां पर और कह रहे हैं कि सबसे अधिक पुरुष आबादी, सबसे अधिक महिला आबादी कहां पर होगी? तो प्रयागराज में ही है। जहां की आबादी सबसे अधिक होगी वहीं पर सबसे अधिक पुरुष और सबसे अधिक महिला निवास करते हैं। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। तो प्रयागराज की आंकड़ा आप लोग याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग से क्लियर हो जाएगा। देखो, बात समझना, आप लोगों को चैट जीपीटी नहीं बनना है कि आप लोगों के पास सारा डाटा आप लोगों को याद हो तो आप लोग गूगल नहीं बनना है। आप लोगों को बनना है एक एनालिस्ट, कि आप लोग आंकड़ों के आधार पर एनालिसिस कर सको कि हाँ भाई, किस राज्य में, ठीक है, किस जिले में कौन सा स्तर चल रहा है। अगर किसी राज्य के अंतर्गत, किसी राज्य के जिले के अंतर्गत ग्रामीण आबादी बहुत ज्यादा है, तो एज अ सिविल सर्वेंट जब आप वहां पर आपकी ड्यूटी लगेगी तो आप उस ग्रामीण आबादी पर ज्यादा फोकस करोगे, ताकि आप उनके अपलिफ्टमेंट पर ध्यान दे सको, आप उनके किसी और सेक्टरल ग्रोथ पर ध्यान दे सको, ठीक है। तो आपको ना एनालिस्ट बनना है। आपको ये आंकड़े नहीं याद करते आने, शायद पहला नंबर पर ये, दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर ये नहीं। आप उनको समझने का प्रयास करो। आप समझने का प्रयास करोगे, आंकड़े अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, सबसे अधिक शहरी आबादी, नगरीय आबादी परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कहां पर है? तो गाजियाबाद में है। और सबसे अधिक शहरी आबादी कहां पर थी? वो भी आपकी गाजियाबाद ही थी, ठीक है। तो गाजियाबाद शहरी आबादी में भी नंबर 1 पर है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर आप जाओगे तो भी नंबर 1 पर वही है, ठीक है। तो प्रयागराज, महोबा जनसंख्या के क्रम में, ठीक है। ग्रामीण आबादी अगर आप देखोगे तो प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर। शहरी आबादी अगर आप देखोगे तो गाजियाबाद और श्रावस्ती। ये सारे क्रम ध्यान में रखना। इसके बाद देखो क्या कह रहा है। इसके बाद कुछ पॉइंट और यहां पर ध्यान दो कि अगर मैं राज्य का औसत जनघनत्व तो बताऊं, ठीक है, औसत अगर मैं डेंसिटी बताऊं तो 829 है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि बिहार की जनघनत्व तो सबसे अधिक है, और आप देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व जो है वो सबसे कम है। ये मैंने आप लोगों को आंकड़ा बताया था, उस संदर्भ में याद कर लो कि यूपी का जो जनघनत्व है वो 829 है यहां पर, ठीक है।
829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यूपी में जनसंख्या निवास करती है। 2001 से 2011 में जो डिकेडियल ग्रोथ हुआ था, ठीक है, वो यूपी का अगर मैं आपको आंकड़ा दूं तो वो था कितना परसेंट, यहां पर देखो 20.2%, ठीक है। अगर मैं आपको भारत के संदर्भ में वो आंकड़ा याद कराऊं, ठीक है, मैंने आपको बताया भी था भारत के संदर्भ में जो हमारा ये ग्रोथ रेट था वो था 17.7%। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है, ठीक है। भारत ने 17.7% की दर से ग्रोथ किया था, जबकि अगर मैं यूपी की बात बताऊं तो यूपी में जो ग्रोथ हुआ था वो 20.22% की दर से किया गया था, ठीक है। एक आंकड़ा यहां पर आप लोग ये ध्यान रखना। इसके बाद देखो 2001 से 2011 के दौरान जो औसत वार्षिक वृद्धि दर था वो 1.85% था। परेशान में तो याद करने की आवश्यकता यहाँ पर ये नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ सकते हो आप लोग। अब यहाँ पर याद ये करो कि सबसे अधिक जनघनत्व जो यूपी में है वो गाजियाबाद में है और सबसे कम जनघनत्व जो है वो ललितपुर में है, ठीक है। तो गाजियाबाद और ललितपुर डेंसिटी के क्रम में आप लोगों का ये क्रम यहां पर ये आता है, ठीक है। इसके बाद देखो कह रहा है कि अगर हम, ठीक है, अगर हम पुरुषों और महिलाओं के डिकेडियल ग्रोथ की बात करें यूपी में, तो पुरुषों का जो डिकेडियल ग्रोथ था वो 19.31% था, जबकि महिलाओं का डिकेडियल ग्रोथ क्या था वो 21.23% था। मतलब क्या कि महिलाओं को यहां पर इंपावर किया जा रहा है, जो महिलाओं की जनसंख्या में वृद्धि दर है वो ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब क्या, सेक्स रेशियो में सुधार धीरे धीरे आपको देखने को अपने आप मिलने लगेगा, ठीक है। अभी वर्तमान में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग भारत के कई सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पर सेक्स रेशियो में बहुत सारा इंप्रूवमेंट देखने को मिला, ठीक है। हालांकि वो आंकड़ा हम याद नहीं कर रहे हैं, हम लोग को याद 2011 का संसद का आंकड़ा यहां पर करना है, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो आप लोग को देखनी है कि यूपी का जो साक्षरता दर है वो 67.7% है, पुरुष साक्षरता दर 77.3 है, महिलाओं का साक्षरता दर 57.2% है। यहां पर जो गैप है, जो डिफरेंस है वो करीब 20% का है। एक बार प्रश्न ये भी पूछा हुआ है कि यूपी में पुरुषों और महिलाओं की लिटरेसी रेट में डिफरेंस कितना है, तो पुरुषों और महिलाओं की लिटरेसी रेट में जो डिफरेंस है वो 20% का डिफरेंस है। इस बात को भी समझने का प्रयास करना, ठीक है। और देखो कह रहा कि सबसे अधिक अगर हम साक्षरता की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में है और सबसे कम साक्षरता कहां पर है, श्रावस्ती में। कुछ आप लोगों को पॉइंट सिमिलर मैच कर रहा है। श्रावस्ती एक ऐसा जिला था, ठीक है, जहां पर शहरी आबादी सबसे कम थी। अगर शहरी आबादी सबसे कम है तो उसका मतलब क्या हुआ कि अब लिटरेसी रेट भी स्वाभाविक तौर पर कम होगा, क्योंकि शहरी आबादी वहां पर कम है, ठीक है। तो देखो तो ये जो आंकड़ा है आप लोगों का, ये आंकड़ा यहाँ पर मैच कर रहा है, ठीक है। तो एकदम सिंपल तौर पर इस बात को यहाँ पर आप लोग याद कर सकते हो कि श्रावस्ती में साक्षरता दर लिटरेसी रेट सबसे कम होगा और सबसे अधिक लिटरेसी रेट कहां पर है, गौतम बुद्ध नगर में है, ठीक है। डेवलपमेंट वहां पर बहुत अच्छे तौर पर किया गया, ठीक है। इसके बाद देखो कह रहा है कि अगर हम, ठीक है, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण और नगरीय लिटरेसी रेट का क्रम आपको याद कराएं तो नगरीय लिटरेसी रेट करीब 75% है और जो ग्रामीण लिटरेसी रेट है वो करीब 65% है। तो 10% का यहाँ पर आप लोगों को गैप देखने को मिल रहा है। महिलाओं और पुरुषों के बीच जो लिटरेसी रेट का गैप है वो 20% का, ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। वो 20% का डिफरेंस वहां पर है और ग्रामीण और शहरी में जो गैप है वो 10% का यहाँ पर आप लोग सामने विद्यमान है, ठीक है। यूपी का जो लिंगानुपात है वो 912 है, इसको भी ध्यान रखना। सर्वाधिक लिंगानुपात जो है यूपी में वो जैनपुर में है और सबसे कम लिंगानुपात जो है वो गौतम बुद्ध नगर में है, ठीक। सबसे कम लिंगानुपात कहां पर है, गौतम बुद्ध नगर में है। ये 2 पॉइंट आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। जौनपुर में सेक्स रेशियो सबसे अधिक है और गौतम बुद्ध नगर में सेक्स रेशियो क्या है, सबसे कम है। इसके बाद 2 पॉइंट यहां पर और आता है, एक शेड्यूल कास्ट का और एक शेड्यूल ट्राइब्स का, ठीक है। जो शेड्यूल कास्ट है, जो जातियां हैं, उन जातियों का अगर हम यूपी की जनसंख्या में परसेंटेज देखें तो करीब 20%, 20.7% अनुसूचित जातियां यूपी के अंतर्गत पाई जाती हैं, ठीक है। सबसे अधिक शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन है वो सीतापुर में है और सबसे कम कहां पर, बागपत में है। 2 क्रम ध्यान रखना, सीतापुर बागपत। सबसे अधिक शेड्यूल कास्ट कहां पर पाया जाएगा, तो सीतापुर में। सबसे कम शेड्यूल कास्ट कहां पर, यूपी के अंतर्गत बागपत में। पॉइंट याद करना, प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा गया है। इस क्लास का हर एक पॉइंट से प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा गया है, ये मैं गारंटी के साथ आप लोगों को बता सकता हूं, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब देखो भाई, तो शेड्यूल ट्राइब पूरे यूपी में, ठीक है, जो शेड्यूल ट्राइब का क्रम है, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब का क्रम है, उसका ध्यान आप लोग याद कर सकते हो क्या कि 0.57% है, करीब 0.6% इसको हम मानते हैं। तो 0.6% यूपी की टोटल जनसंख्या का यूपी में शेड्यूल ट्राइब रहता है। सबसे कम और सबसे ज्यादा कहां पर है, तो सर्वाधिक शेड्यूल ट्राइब सोनभद्र में है और सबसे कम बागपत में है, ठीक है। ध्यान रखना, बागपत में शेड्यूल कास्ट भी सबसे कम है और शेड्यूल ट्राइब भी सबसे कम है, ठीक है।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और शेड्यूल कास्ट सबसे ज्यादा सोनभद्र में है, और शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट सबसे ज्यादा सीतापुर में है, और शेड्यूल ट्राइब सबसे ज्यादा कहां पर है, सोनभद्र में है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े थे। अब देखो कुछ यहाँ पर जातियों की बात करें, जैसे कि बैगा, बैगा कहां पर पाई जाती है, सोनभद्र में पाई जाती है। ध्यान रखना एग्जाम में कई बार प्रश्न बनता है इससे भी। ठीक है, बैगा के संदर्भ में और क्या प्रश्न बन सकता है, अब देखो यहाँ पर प्रश्न बन सकता है आप लोगों का, जैसे सहरिया हो गया, सहरिया ललितपुर में पाया जाता है, बुक्सा बिजनौर में पाया जाता है। थारू अगर आप देखोगे तो ये जो 5 जिले हैं ना, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, ठीक है, इस पूरे तराई रीजन में ये थारू जनजाति आपकी रहती है। थारू जनजाति वही जनजाति है जो कि दीपावली को शोक पर्व के तौर पर मनाती है। ठीक है, शोक पर्व के तौर पर मनाती है। तो 3-4 जनजाति मैंने आप लोगों को बताया, 4 आप लोगों को मैंने समझा बताया हुआ है। एक आप लोग देखो यहाँ पर बैगा जो कि सोनभद्र में है। ठीक है, बैगा जो कि सोनभद्र में, इसके अलावा आपका सहरिया ललितपुर में, बुक्सा बिजनौर में, थारू कहां पर है, तो तराई क्षेत्र, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी के इस पूरे क्षेत्र में थारू जनजाति पाई जाती है, जो कि एक प्रकार की दिवाली को शोक पर्व के तौर पर मनाने वाली समुदाय है। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना। अब देखो अगर हम यूपी के धार्मिक जनगणना की बात करें, ठीक है, यूपी का छोड़ो, ठीक है, यूपी का इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आप लोगों को ना पूरे भारत का, ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं पूरे भारत में जो धार्मिक जनगणना है उसका मैं क्रम आप लोगों को याद करा रहा हूं। याद करना, इससे प्रश्न बनता है। ठीक है, हिंदू जो धर्म है, ठीक है, हिंदू धर्म पूरे भारत में करीब 79.8% पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का मुस्लिम कम्युनिटी आती है। ठीक है, और मुस्लिम जो धर्म है वो करीब 14.2% है। और इसके बाद आप लोग क्या आते हैं, क्रिश्चियन। ठीक है, क्रिश्चियन, और क्रिश्चियन जो धर्म है वो करीब 2.3% है। फिर आप लोग क्या आते हैं, सिख, और जो सिख हैं वो करीब 1.7% है। ठीक है, ये जो है ये करीब 1.7% है। और इसके बाद आप लोग क्या आते हैं, बौद्ध धर्म, और फिर आप लोग का आता है जैन धर्म। ठीक है, तो क्रम में कंफ्यूजन मत करना, हिंदू सबसे अधिक है, ये बात आप लोगों को पता है, हिंदू फिर मुस्लिम, ये बात आप लोगों को पता होगी। इसके बाद कंफ्यूजन होती है, तो कंफ्यूज मत होना, हिंदू, मुस्लिम और सिख और ईसाई हम लोग याद करते हैं। तो यहाँ पर क्रम थोड़ा चेंज हो रहा है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और फिर सिख, फिर बौद्ध और फिर जैन। ये भारत में धार्मिक जनसंख्या का एक क्रम है, ये क्रम याद करना, एग्जाम में प्रश्न इससे बनता है, बना है, इसलिए मैं आप लोगों को याद करा रहा हूं। ठीक है, तो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध और जैन धर्म, ये क्रम यहां पर पाया जाता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे खत्म हो चुके हैं, अब हम लोग क्वेश्चन के थ्रू ना टॉपिक्स के बारे में देखते हैं, ये कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। हम लोग का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था, बेसिक जो पॉइंट्स थे जो कि हम लोग को याद करने थे, वो मैंने आप लोगों को याद करा दिया। अब इसका एप्लीकेशन एग्जाम हॉल में कैसे करना ना, मैं आप लोगों को दिखाता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट क्लास यहां पर स्टार्ट हो रही है। अभी तो हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे, पर देर थे कि हाँ क्या क्या हो सकता है चीजें। ठीक है, ये समझो कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि प्रजनन के, रिप्रोडक्शन के प्रतिस्थापन स्तर, ठीक है, प्रतिस्थापन स्तर को इंग्लिश में कहेंगे हम लोग टोटल फर्टिलिटी रेट, मतलब बताता हूं मैं भी आप लोगों को, रिप्लेसमेंट रेट। ठीक है, प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या का कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होना चाहिए। टोटल फर्टिलिटी रेट होता है कि एक महिला अपने पूरे प्रजनन काल में, प्रजनन काल मतलब 15 से लेकर के 49 आयु वर्ग के बीच हो, जितने बच्चों की संख्या महिला पैदा करती है उसको हम लोग कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। एक महिला अपने पूरे प्रजनन काल में, रिप्रोडक्शन एज में जितने बच्चों को पैदा करती है उसको हम लोग कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट दर के तब बराबर होगा जब टोटल फर्टिलिटी की संख्या कितनी होगी, 2.1। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम 2.1 टोटल फर्टिलिटी रेट पर आते हैं तो जनसंख्या किसी देश की स्थिर हो जाती है। भारत में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग कई सारे स्टेट का टोटल फर्टिलिटी रेट से कम हो चुका है। यहाँ पर ये 2.1 से कम पीएफआर हो चुका है, जो कि एक बहुत अच्छा बात मानी जा सकती है हम लोग कि हम जनसंख्या को कंट्रोल करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी पीएफआर जो है अगर प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचाना तो 2.1 यहां पर होना चाहिए। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला प्रश्न देखो, कह रहा है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, अब ये प्रश्न भी एग्जाम में कई बार आता है। यूएनडीपी जो है, ठीक है ध्यान रखना, यूएनडीपी जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसने 1989 में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाना स्टार्ट किया था। ठीक है, और मनाते कब हम लोग 11 जुलाई को। इसके पीछे एक बेहद इंपॉर्टेंट कारण है। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट कारण यह है कि इस 11 जुलाई को हमने एक बेहद इंपॉर्टेंट आंकड़ा क्रॉस किया था। ठीक है, अच्छा वो कौन सा आंकड़ा था, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ये बात ध्यान रखना। 1989 से इसको स्टार्ट किया गया था। अगर मैं आप लोगों को 2022 की थीम बताऊं, ठीक है, 2022 की थीम क्या थी, तो थीम ये थी कि अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन, ठीक है, अ वर्ल्ड ऑफ
8 बिलियन, ये थीम था टुवर्ड्स अ रिजाइलेंट फ्यूचर फॉर ऑल, हार्नेसिंग अपॉर्चुनिटी एंड द इंश्योरिंग राइट्स एंड द चॉइसेस फॉर द ऑल। आप लोगों को बस याद ये करना कि थीम 2022 की थीम थी अ वर्ल्ड ऑफ द 8 बिलियन। कब हम विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं? तो 11 जुलाई को मनाते हैं। ये आंकड़ा बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखो प्रश्न क्या है, कह रहा है कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात, सेक्स रेशियो बच्चों में सबसे कम कहां पर है? हरियाणा। याद कर लो, कुछ और यहाँ पर याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। हरियाणा में ही बहुत ज्यादा खाप पंचायतें बैठती है, तो हरियाणा का आप लोग यहाँ पर आंसर आराम से टिक कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यूएन डेसा के अकॉर्डिंग, ठीक है, विश्व की कुल जनसंख्या कितना परसेंट शहरी क्षेत्रों में निवास करता है? हालांकि ये उस टाइम पर डाटा था, लेकिन याद कर लो 55% इसका आंकड़ा यहाँ पर दे रहा है कि 55% पूरे विश्व का, ठीक है, जनसंख्या जो है वो शहरी क्षेत्रों में, अर्बन क्षेत्रों में रहती है। इसके बाद देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे कौन है? प्रश्न का लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे कौन है? इसका आंसर क्या होगा? हरियाणा। दूसरी बार ये प्रश्न रिपीटेड हुआ, ध्यान रखना। थर्ड प्रश्न को कह रहा है कि 2011 की संसद के अकॉर्डिंग निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसकी कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है? आप लोगों को मैंने याद कराया था कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, इन दोनों को जो परसेंटेज मैंने आप लोगों को याद कराया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो शेड्यूल कास्ट में, ठीक, करीब 20.7% जनसंख्या यूपी में निवास करती है, जबकि शेड्यूल ट्राइब में 0.6% है, जो कि पूरे भारत में सबसे कम है। इसका आंसर क्या होगा? यूपी। तो शेड्यूल ट्राइब यूपी में सबसे कम पाई जाती है, ठीक है, 0.57% है। इसको आप लोग यहाँ पर याद कर सकते हो, ठीक है। अब देखो किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है? तो नागालैंड, ठीक है। तो 11 सेंसस कहती है कि नागालैंड जो एक ऐसा राज्य था जहां पर जनसंख्या में कमी देखने को मिला था। यहां पर आप लोग आंकड़ा भी सकते हो कि 11,534 जनसंख्या यहां पर कम हुई थी 2001 के कंपेरिजन में। एक पॉइंट यहां पर आप लोग ये याद कर लेना, ठीक है। फिर देखो, फिर ये प्रश्न, वही प्रश्न जो रिपीटेड था अभी, कि लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे कौन है? हरियाणा, ठीक है। तीसरी बार रिपीटेड प्रश्न है। अभी मैं पिछले 5 सालों की बात कर रहा हूं, उससे पहले तो जाइए ही मत। पिछले 5 साल में प्रश्न तीसरी बार यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। मैंने सारे प्रश्न क्रम से उठाए हुए थे। अब देखो क्या 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम लिंगानुपात किस धार्मिक समुदाय में है? ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात किस धार्मिक समुदाय में है, ये प्रश्न यहां पर पूछा गया। याद कर लेना, सिख धर्म जो है, ठीक है, सिख धर्म में सबसे कम लिंगानुपात है। ये एक पॉइंट आप लोग को यहां पर याद करना है, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई लोग कंफ्यूज होकर के इसका आंसर मुस्लिम मार देंगे, जो कि गलत है, ध्यान रखना। इसका आंसर क्या होगा? सिख धर्म, ठीक है। सिख धर्म में सबसे कम सेक्स रेशियो पाया जाता है, ये याद कर लो, ठीक है, ये याद ही कर लेना है। और मैंने अभी आप लोगों को धार्मिक जनसंख्या क्रम में बताया था कि हिंदू, मुस्लिम, फिर क्रिश्चियन, फिर आप लोगों के सिख, फिर बौद्ध और फिर जैन, ये क्रम भी याद रखना, ठीक है, कि कितना परसेंटेज उनका पॉपुलेशन में रहता है। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि 2011 की जनगणना के साथ भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, सबसे अधिक डेंसिटी कहां पर है? बिहार, बिहार और अरुणाचल प्रदेश। याद कराया था मैंने आप लोगों को, ठीक है, भूलना मत भाई। मैं जो पॉइंट्स आप लोगों को बता चुका हूं, याद करना। ये प्रश्न देखो बेहद इंपॉर्टेंट है। कह रहा कि डिकेडियल ग्रोथ मैच कराओ और कौन सा सुमेलित नहीं है, ये यहां पर बताना है। अब आप समझना, ये तीनों मैंने आप लोगों को पढ़ाया ही नहीं, मैंने डिस्कस ही नहीं किया, और मैं उम्मीद भी करता हूं किसी को याद नहीं होगा। लेकिन 2001 से 2011 को तो हमने देखा था, हमने याद भी किया था कि 17.65% के अराउंड में भारत का डिकेडियल ग्रोथ 2011 के सेंसस में रहा है। तो ये तो आपको याद होना चाहिए ना। अगर आपको ये याद होगा तो आप इस आंसर को आराम से टिक कर सकते हो। यही एक मैच जो है यहाँ पर गलत दिया, उसका आंसर क्या हो गया? डी विकल्प। तो मैच द कॉलम वाले जो ऐसे प्रश्न होते हैं ना, उन प्रश्नों को अटेम्प्ट करना बेहद ईजी होता है। उन प्रश्नों में आप लोग अगर एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, आपका आंसर बेहद आसानी से यहाँ पर निकल करके आ जाता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आप लोगों को ये तीनों आंकड़े याद नहीं करने हैं, आप लोगों को बस आंकड़ा याद करना है रिसेंट के डिकेडियल ग्रोथ का, जो कि 17.65% पर था, और मैंने आप लोगों से याद कराया था, ठीक है। अब देखो कह रहा कि यूपी की साक्षरता दर कितनी है, ठीक है। तो अगर मैं यूपी के अंतिम जनगणना का आंकड़ा लूं, तो यूपी के अंतिम जनगणना के अकॉर्डिंग 67.88% है, जो कि नियर बाय अगर आप यहां पर देखोगे तो 69% के सबसे नजदीक है। इसका आंसर आप यहां पर टिक कर सकते हो, ठीक है। ये बेहद एक सिंपल सी बात है। तो यूपी का जो लिटरेसी रेट है वो 67.88% है। ध्यान ये रखना कि पुरुषों के और महिलाओं के जो लिटरेसी रेट में डिफरेंस है वो 20% का डिफरेंस है। इस पर प्रश्न बनता है, ठीक है, इस पर प्रश्न बनता है, बेहद बेसिक पॉइंट। अब ये प्रश्न देखो, क्या 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? यहाँ पर थोड़ा कुछ आंकड़े गलत दिए हुए विकल्प के अंतर्गत, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखो 16.5%
मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि उत्तर प्रदेश जो जनसंख्या है वो भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% है। ये पॉइंट मैंने आप लोगों को पहले पेज पर याद कराया था। देखो मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं। यहाँ पर देखो मैंने लिखा भी हुआ है 16.5%, ठीक है। यही आंकड़ा आप लोग यहाँ पर याद करना है और एग्जाम में देखो आप लोग आसानी से ऐसे प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। देखो एक बार और समझना, कई बार ना आप देखो यहाँ पर से प्रश्नों में ऑप्शन थोड़े थोड़े गलत दिए हुए, परेशान मत हो, आप ना नजदीकतम सबसे ऑप्शन पर टिक करके आओ, एग्जाम में स्कोर आए। जैसे यहाँ पर देखो किसी ने 16.5 याद किया था, अब यहाँ पर विकल्प में 16.5 है ही नहीं, लेकिन 16.16 है, आप टिक करके आओ, देखा जाएगा। अगर प्रश्न गलत होगा आयोग अपने आप एलिमिनेट कर देगा उस प्रश्न को, ठीक है। जैसे इस प्रश्न को आयोग ने हटा दिया था क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन गलत बन गया था, लेकिन आप एग्जाम हॉल में अटेम्प्ट कर सकते हो ऐसे प्रश्नों को, ठीक है। अगर हटाया जाएगा तो नेगेटिव काउंट वहां पर आप लोगों का नहीं होगा। अब देखो फिर वही प्रश्न कि 2001 से 2011 के बाद डिकेडियल ग्रोथ रेट कितना था, 17.7%, याद अभी हमने देखा था, ठीक है। फिर कह रहा है 2011 की जनगणना में भारत में लिंगानुपात कितनी थी, ठीक है, 943 भारत के लिंगानुपात का सेक्स रेशियो था, ये बात आप लोगों को पता था, ठीक है। तो देखो ये हम लोग के सामने पूरे सेंसस का एक डाटा था, कलेक्शन था। उम्मीद करूंगा कि ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। 2-3 प्रश्न मैंने आप लोगों के साथ पूछा है, ठीक है, 2-3 प्रश्न पूछा है मैंने एक प्रश्न पूछा है कि द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 की थीम क्या है, ये बात आप लोग बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में। और एक प्रश्न मैंने आप लोग को यहाँ पर और दिया था, ठीक है, वो प्रश्न मुझे भूल गया, पता नहीं प्रश्न क्या था, ठीक है, लेकिन उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आप लोगों को प्रश्न याद आ रहा होगा तो, कि प्रश्न मैंने आप लोग को वहां पर क्या दिया हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये सारी क्लास आज के लिए आप लोगों की बेहद इंपॉर्टेंट थी। क्लास करिएगा, देखिए मैं खुद बहुत स्ट्रगल कर रहा हूं, मैंने फैन ऑफ किया हुआ है क्योंकि आवाज नॉइज आप लोगों को बेहद ज्यादा जाएगा, इसलिए मैं फैन ऑफ करके एकदम गर्मी में बैठा हूं। देखिए पसीना पसीना मुझे खुद बहुत ज्यादा हो चुका है, लेकिन क्लास ली जा रही है। आप लोग भी अपने एम को लेकर के, अपने टारगेट को लेकर के बहुत मोटिवेटेड रहो, एकदम अच्छे से प्रिपरेशन करो। जितनी छोटी मोटी कमियां बच जा रही हैं उन कमियों को आने वाले 20-25 दिनों में दूर करो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे बात करने की आवश्यकता है, अगर आपको लगता है कि टीम से बात करने की आवश्यकता है, आप कॉल करो, कांटेक्ट करो हम लोगों को डिस्कशन ग्रुप पर, कहीं और मैसेज करो, ठीक है। आप लोगों को रिप्लाई जाएगा, बातचीत किया जाएगा और जो भी समस्या है उसको दूर किया जाए, ताकि एग्जाम में आप लोगों की परफॉर्मेंस बेहद अच्छी आए, क्योंकि आप लोगों ने पिछले 1 सालों में बहुत एफर्ट किया है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं इस क्लास पर विराम देता हूं। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। सभी को जय हिंद, जय भारत। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।